तो अपने 6th एपिसोड के साथ ड्यून प्रोफेसी का सीजन 1 खत्म हो चुका है। अभी एपिसोड की डिटेल्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो जाए। इस सीरीज की सबसे बढ़िया बात है कि ये अपने थीम और टोन को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। अब हम जानते हैं कि ड्यून मूवीज बहुत ग्रैंड लेवल की हैं और वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, पर इस यूनिवर्स को एक शो से कंटिन्यू करना खुद में बहुत डेयरिंग फैसला था और वार्नर ब्रोस इसमें बिल्कुल नहीं चूका। सीरीज अपनी सीरियसनेस और डेप्थ को लेकर कहीं लैक नहीं करती और यही सब हमने इसके सीजन फिनाले में भी देखा, जहां पिछले सारे एपिसोड से पाइल अप होता हुआ टेंशन कंक्लूड हुआ। वहीं यहां से सीजन 2 का भी हिंट दे दिया गया है। अब उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब इतनी एंटिसिपेशन हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में हमें दिखा सलूसा सिकंदस की टेम्पररी पॉलिटिकल कंक्लूजन। टेम्पररी इसलिए क्योंकि सलूसा की पॉलिटिक्स गरमाएगी सीजन 2 में जब वो आएंगे। अब ये वो कौन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं वालिया की किस्मत और खराब होती हुई दिख रही है, पर इन सब के अलावा एपिसोड में कुछ हाई पॉइंट्स थे। पहले उन हाई पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राण बिंदु क्या है। अब हम सब ने एपिसोड में ये टर्म सुना है। अब चाहे आपने इस एपिसोड को इंग्लिश में देखा हो या हिंदी में देखा हो, यहाँ दोनों लैंग्वेज में ये वर्ड बोला गया, प्राण बिंदु। और ये वर्ड सुनते ही हम समझ गए कि ये तो अपना इंडियन टर्म है। तो हाँ, ये बिल्कुल इंडियन टर्म है और जैसा इसका नाम है इसका कंसेप्ट भी ड्यून यूनिवर्स में वैसा ही है। प्राण बिंदु एक टेक्निक है जो कि बेने जेसरेट की हर सिस्टर को सिखाई जाती है। इस टेक्निक से सिस्टर्स अपनी ब्रीदिंग से अपनी बॉडी के सारे नर्व्स और मसल्स को कंट्रोल कर सकती है। अब ये टर्म बना है 2 वर्ड से, प्राण जिसका मतलब अगर हम योग में देखें तो ये हमारी लाइफ फोर्स है और हमारे अंदर के इसी लाइफ फोर्स को हम अपने ब्रीदिंग से हार्नेस, चैनलाइज और कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए तो हम सबके पापा हमेशा कहते हैं कि सुबह उठ के प्राणायाम किया करो, नहीं तो बेने जेसरेट आएंगे और प्राण बिंदु से हमें कंट्रोल कर लेंगी। पर वापस टॉपिक पर आए तो प्राण तो मैंने आपको बता दिया और बिंदु का मतलब होता है मसल्स। तो प्राण बिंदु में सिस्टर्स जो हैं वो अपने ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में रख के या फिर एक स्पेसिफाइड वे में मेंटेन करके अपने अंदर के लाइफ फोर्स को अपने मन मुताबिक चला सकती हैं और अपने मसल्स को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये वही टेक्निक है जिससे बेने जेसरेट की सिस्टर्स पॉइजन ट्रांसम्यूटेशन जैसी खतरनाक चीज कर सकती हैं और यही करने की कोशिश की जा रही थी इस एपिसोड में, जहां सूक स्कूल की डॉक्टर नाजिर ओमनियस प्लेग वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यही टेक्निक डीमन स्लेयर में भी तो यूज होती है। अब बात करते हैं बेने जेसरेट की पकड़ की। अब मुझे आप सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो हेविको पर तरस आ गया। एपिसोड में जब वालिया हेविको को रिवील करना शुरू करती है कि हेविको की पूरी जिंदगी पहले से प्लान करके रखी गई थी, तो वो कहीं ना कहीं हेविको के लिए ऐसा मोमेंट था जहां कोई भी इंसान अपना होश खो बैठे। आप इमेजिन करके देखो, पूरे यूनिवर्स का एम्परर होना, ट्रिलियंस और क्विंटिलियंस रिसोर्सेज का एक्सेस आपके फिंगर टिप पे होना, आपके एक बार कुछ कहने पर गैलेक्सीज कॉन्कर कर ली जाती हैं और फिर आपके सामने एक औरत आकर आपको एहसास दिला दे कि आपकी पूरी जिंदगी बस एक फालतू असाइनमेंट थी जो कि बेकार हो गई। जब आपको ये रियलाइज हो कि राजनीति के जिस शतरंज में आप खुद को राजा समझ रहे थे, वहां आप बस एक प्यादे हो जिसे असली खेल की शुरुआत में ही हटा दिया गया। तो ऐसा ही इस एपिसोड में हुआ, पर ये सारे सीक्वेंसेस हमें दिखाते हैं कि इंपीरियम की एडमिनिस्ट्रेशन में बेने जेसरेट की क्या औकात रहती है, उनका पावर किस लेवल पर एग्जीक्यूट होता है। वहीं हेविको की बेबसी ने हमें एक और चीज दिखाई और वो है कि फ्यूडल सिस्टम वाली गवर्नेंस में एक राजा की क्या हैसियत होती है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंपीरियम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मिडिवल यूरोप के फ्यूडल सिस्टम से उठाया गया था, जहां राजा बस एक नाम का फिगर हुआ करता था। असली पावर उसके बैरन्स, अर्ल्स और ड्यूक्स में हुआ करती थी। तो अब उसी कंसेप्ट का ज्यादा क्लियर रिप्रेजेंटेशन हमें एपिसोड 6 में दिख गया, जहां अपनी बीवी और अपने बशर से डिससैटिस्फाइड होने के बावजूद एम्परर हेविको कोरिनो कुछ नहीं कर पाए। अगर वो क्वीन को अबैंडन करते तो क्वीन के हाउस से मिलने वाला पॉलिटिकल लेवरेज खत्म हो जाता और उनके हाउस के एलाइज भी हाउस कोरिनो के दुश्मन बन जाते। वहीं अपने बशर से लड़ने निकलते तो खुद टोस्ट बनकर रह जाते। तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ भी था फ्यूडल सिस्टम वाले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, यानी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का जमाना, जिसके बाद एम्परर्स ने सभी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया ताकि उनकी गद्दी सुरक्षित रहे। अब आप सोचोगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो ड्यून यूनिवर्स में भी मर्केंटाइलिज्म शुरू हुआ है बटलेरियन जिहाद के बाद, जिसे हम स्पेसिंग गिल्ड के नाम से जानते हैं। अब वैसे तो स्पेसिंग गिल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है ड्यून यूनिवर्स में, पर तब भी वो इंपीरियम से कोऑर्डिनेटेड रहती है और उसी के थ्रू ये फ्यूडल सिस्टम खत्म होगा और हाउस कोरिनो ट्रेड को मोनोपोलाइज करेगी और राज करेगी अगले 10,000 सालों तक। तो ये लो आप सबकी हिस्ट्री क्लास भी हो गई। एंटरटेनमेंट के साथ पॉलिटिक्स और हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो अगली बार मैं इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा।
रेडी रहना। अब बात करते हैं एक विक्टिम मदरहुड की। अब इस एपिसोड में हमें जिन दो कैरेक्टर से सबसे ज्यादा फील करवाया वो थे हेविको और टूला। हेविको की बेबसी तो मैंने आपको बता दी, पर टूला का आर्क कितना ट्रेजिक, कितना हार्ट रेंचिंग था। और पता है सबसे ज्यादा सैड बात क्या है कि उसकी अपनी बहन वाल्या को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टूला कहीं ना कहीं एक अच्छी इंसान है जिसे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। टूला के कैरेक्टर को फाइनल एपिसोड में जितना टाइम मिला उतना टाइम मिलना बिल्कुल जायज था, क्योंकि जब पहले के एपिसोड में वो सिस्टर लाइला से मदरहुड वाला बॉन्ड जोड़ रही थी तो वो उतना डाइजेस्टेबल नहीं लग रहा था। पर इस एपिसोड में हमने देखा कि सिस्टरहुड के लिए टूला ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है, और अब आप लोग वाल्या से और ज्यादा नफरत कर पाओगे, क्योंकि ये औरत इतनी ईवल है कि ये बस अपने पर्सनल जिद में सारे लोगों को इतनी तकलीफ में डालती है। तो ये थे हमारे हिसाब से हाई पॉइंट्स। अब लो पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहले लो पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां मुझे लगा कि ड्रामा थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया। अब इस एपिसोड की सबसे बड़ी वीकनेस बन गई कि पिछले 5 एपिसोड से पाइल अप हुआ टेंशन इस फिनाले में और इंटेंस हुआ जब वाल्या ने हेविको को क्राइसिस दे दिया। पर ये सारा टेंशन उसी वक्त डाइल्यूट हो गया जब हेविको ने सुसाइड कर लिया। मतलब फिर हेविको के पूरे कैरेक्टर का कोई सेंस ही नहीं बना इस सीजन में। देखो मैं मानूंगा कि हो सकता है कि आगे के सीजन में इसके डेथ को मैनिपुलेट करके कुछ पॉलिटिक्स होगी, जो कि मैं अभी आपको खुद भी बताऊंगा कि वो क्या होगा मैनिपुलेट होके। पर अभी के लिए पूरा ड्रामा जो बिल्ड हुआ था वो डिसॉल्व हो गया। अगला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि बटलेरियन जिहाद वापस जाग उठा। अब इस एपिसोड में जहां से मदर डोरोटिया ने लाइला को टेक ओवर किया वहां से एंटी एआई आइडियोलॉजी और बटलेरियन जिहाद की स्पिरिट इतनी जोर पकड़ गई प्लॉट में कि ये थोड़ा आउट ऑफ सेंस जाता हुआ दिखा। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। तो अभी तक इस पूरे सीजन में बटलेरियन जिहाद यानी मशीन वॉर्स के बारे में लिटरली 3-4 बार ही बात हुई होगी, और बात भी क्या बस उन्हें हिंट किया जा रहा था, पर उस वॉर की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी की तो बात हुई ही नहीं, और ना ही वो इंटेंसिटी थी पूरे सीजन में कि एंटी एआई आइडियोलॉजी को इतना रिलीजियसली क्यों फॉलो किया जाता है। इस चीज पर पूरे सीजन में कोई जोर नहीं दिया गया, पर अचानक से सीजन फिनाले में हमने डोरोटिया की थिंकिंग में उसी बटलेरियन जिहाद वाले रिलीजियस जोर को देखा कि वो कितनी ज्यादा एडमेंट है एआई को खत्म करने के लिए। तो इसका थोड़ा सा सेंस नहीं बना। पर अब बात करेंगे कि इसके बाद क्या। इस फिनाले को देखकर आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि इसका सीजन 2 आएगा, और सीजन 2 ग्रीन लाइट भी हो चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सीजन 2 कहां जाने वाला है, और ये भी जानते हैं कि वो कौन है। तो अब कहानी शुरू होती है बेनी ट्रीलैक्स की। हाँ आप ठीक समझे, सीजन 2 में अब बेनी ट्रीलैक्स सामने आएंगे। हमने इसी एपिसोड में देखा कि जब वाल्या भी उस विजन में थी तो उसने उस ऑपरेशन थिएटर में किसी इंसान को देखा था जो कि सर्जरी को सुपरवाइज कर रहा था। अब इस तरह की हरकतें जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, एडवांस सर्जरी वगैरह ये पूरे इंपीरियम में बस एक ही लोग करने के लिए बदनाम है, और वो है बेनी ट्रीलैक्स। अब इस बारे में हमने एपिसोड 2 ब्रेकडाउन में बहुत डिटेल में बात करी है, जहां हमने आपको बताया था कि बेनी ट्रीलैक्स कौन है, वो कैसे बेनी जेसेट के आर्क नेमेसिस हैं, और वो हमेशा से इंपीरियम के पॉलिटिक्स से बेनी जेसेट को हटा देना चाहते हैं। और कोइंसिडेंस देखो कि सीजन 1 के एंड में भी वही हो रहा है। वाल्या अराकिस पर है, बेनी जेसेट वाल्या के अगेंस्ट है, सलूसा पर क्वीन का कंट्रोल है जो कि खुद बेनी जेसेट के खिलाफ है, और वो साथ है बेनी ट्रीलैक्स के एक्सपेरिमेंट डेजमेंट के। तो ये बहुत फर्टाइल ग्राउंड है बेनी ट्रीलैक्स के सामने आने का, और ये वही वो लोग हैं जो कि सीजन 2 में इंपीरियम के पॉलिटिक्स को गरमाने आएंगे। सीजन 2 में वाल्या के पास कोई सपोर्ट नहीं है। अब सीजन 1 के एंड में अगर आप देखो कि सब किसके खिलाफ है तो वो है वाल्या हार्कनन। करेंटली वाल्या पूरे इंपीरियम में सबसे मोस्ट वांटेड इंसान है। उसकी बहन उसके अगेंस्ट है जो कि जेल में है। बेनी जेसेट से भी उसकी दुश्मनी हो गई है। बेनी ट्रीलैक्स तो पीछे पड़े ही हैं। वहीं जो एक इंसान उसके भरोसे के लायक थी यानी सिस्टर थियोडोसिया, वो भी मर गई। ऊपर से यनेस तो किरण के प्यार में पागल है, और किरण तो सिस्टरहुड से नफरत करता ही है, और साथ ही हैरो हार्कनन ने अलग ही ट्विस्ट दे दिया। तो अब तो खुद हाउस हार्कनन ही वाल्या के दुश्मन है। तो वाल्या के फ्यूचर तो बहुत डार्क दिख रहा है। तो आगे के सीजन में ऐसा हो सकता है कि वाल्या बेनी ट्रीलैक्स के अगेंस्ट कोई नया फ्रंट बना पाए, क्योंकि अभी के लिए उसके सारे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक होल्ड छूट चुके हैं। हे गूगल, वाल्या के लिए एकॉन का लोनली बजाया जाए। अब बात करते हैं कि नया राजा कौन होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी हम जानते हैं, जो कि हमने एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन में भी आपको बताया था कि अगर हेविको मरता है तो ये बहुत तगड़ा सपोर्टिव बेस बन जाएगा कॉन्स्टेंटिन को गद्दी पर बिठाने का। अभी का सीन सलूसा पर कुछ ऐसा है कि किंग हेविको के सीने पर एक छुरा है, जिसके ठीक साइड में एक बेनी जेसेट की सिस्टर की लाश है। सिस्टर को मारा क्वीन ने, तो क्वीन को बस ये कहना होगा कि मदर फ्रेंचेस्का ने किंग को मार डाला,
और फिर क्वीन ने ये देखकर मदर फ्रेंचेस्का को मार डाला। तो राजद्रोह का सारा चार्ज किस पे जाएगा? बेनी जेसरेट पर। वहीं इसी वक्त पर मदर सुपीरियर ने इंपीरियम के ट्रेटर कीरन को भगा लिया है और क्वीन ने खुद देखा कि उसकी बेटी भी उस ट्रेटर का साथ दे रही है। तो अब क्वीन कॉन्स्टेंटिन से ये कहेगी कि देखो बेटा, तुम्हारी बहन और तुम्हारी खुद की माँ जो कि बेनी जेसरेट थी, ये सब तुम्हारे पिता और उनके विरासत के पीछे थे। वो उनके अगेंस्ट चले गए, ये लोग कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं, इनकी यही असलियत है। और इसके बाद कॉन्स्टेंटिन बन जाएगा बेनी जेसरेट और खुद अपनी बहन का नया दुश्मन, क्योंकि वो खुद अपने पिता की काफी इज्जत करने लगा था। वहीं उसके पिता का खून खुद उसकी माँ के द्वारा किया गया है। ये अफवाह ही सही, पर ये बात कॉन्स्टेंटिन के कैरेक्टर को और तोड़कर रख देगी और शायद फिर कॉन्स्टेंटिन वो रूथलेस रूलर बनकर निकले जिस रूथलेसनेस के लिए हाउस कोरिनो जाना जाता है। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये सीजन एक अच्छा सीजन था जिसका सीजन 2 भी ग्रीन लिट कर दिया गया है। अगली ड्यून मूवी ड्यून मसाया पर भी काम चल रहा है, जहां ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 और ये मूवी एक ही साल में आए। पर आपका ड्यून प्रोफेसी की फ्यूचर को लेकर क्या कहना है? क्या ये सीरीज आपके अंदर के ड्यून फैन को सेटिस्फाई कर पाई? आपके फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे और ड्यून की पॉलिटिक्स ने आपके होश उड़ाए कि नहीं? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।